हेलो एवरीवन। फिर से आपसे स्टूडेंट को मैं स्वागत करता हूं द कलाकारी क्लासेस में। आपसे स्टूडेंट को पता ही होगा कि आपसे स्टूडेंट ने तीनों के तीनों पार्ट्स को देख लिया होगा। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, तीनों के तीनों पार्ट्स को देख लिया होगा क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जाम 2025-2026 का। ठीक है, तो ये जो वाला जो हमारा पार्ट है का पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम आप सभी स्टूडेंट को मैं कुछ क्वेश्चन आपके बच गए थे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में से, और कुछ क्वेश्चन 4 नंबर वाले हमारे बच गए थे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 4 को। आपसे स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि सर एक ही क्लास में आपसे स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ा दे रहे पूरे वीडियो को। अगर मैं एक ही क्लास की बात की जाए तो आप कम से कम 2 घंटे के आसपास में 2 ढाई घंटे का ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता था कि बच्चे देखें ना वीडियो को, तो इसलिए मैंने क्या कराएगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका हर एक पार्ट छोटे छोटा पार्ट आएगा, ज्यादा नहीं है, कम से कम 30 से 40 मिनट का वीडियो है। ठीक है, हर एक पार्ट का, और हर एक पार्ट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करा के मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर को मैं करा रहा हूँ, जिससे कि आप स्टूडेंट को बहुत बड़े तरीके से समझ में भी आए। कुछ ज्यादा मुश्किल सा, एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर सा भी ना फील ना हो। ठीक है, एकदम हल्का हल्का सा लगे कि हाँ भाई इतना हैगा, एक बार हम करेंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो हर एक 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 वीडियो को एक दिन देखना। ठीक है, एक वीडियो को एक दिन देखना, दूसरी वीडियो को दूसरे दिन देखना, तीसरी वीडियो को इस प्रकार से करोगे तो आप मैं कुछ पहले आपके लिए मतलब कि अपलोड कर दूंगा सही टाइम से, सही टाइम पे जब एग्जाम से पहले आपको अपलोड कर दूंगा। आराम से बढ़िया तरीके से आप स्टूडेंट देख पाओगे। ठीक है, और अपनी तैयारी कर पाओगे एकदम बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपके एग्जाम के अंदर में 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको मैंने बता दिया हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना स्टार्ट जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतना ज्यादा लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लाते रहूंगा, और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके लिए मैं, और आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लाते रहूंगा। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक करो। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को, दोनों में से कोई से भी को ज्वाइन कर लो। आपको वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस ज्वाइन करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, सर पीडीएफ भेज दो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तब जाके मिल पाएगा। ठीक है, फटाफट से कर दो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो आपका था मैं बता देता हूँ। वह आपका स्टार्ट करना था हमारे को, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 से हमारे को बेसिकली स्टार्ट करना था, क्वेश्चन नंबर 34 से। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 34 को थोड़ा सा हम अभी शायद मे भी लास्ट में कराऊंगा, मैं इसको क्लास में कराता हूँ। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन इसको मैं लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ। 34 को सिर्फ और सिर्फ लास्ट में कराऊंगा, उसके पीछे कुछ कारण है, लास्ट में कराते हैं। देखो, तो 35 देखते हैं। स्क्रीन और थोड़ा बड़ा कर दिया। 35 में देखो, दो संख्याओं का योग क्या आएगा, मेरा 34 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 34 दिया गया है। यदि एक संख्या से 3 घटाया जाए, ठीक है, यदि एक संख्या से 3 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्याओं का गुणनफल के आपका 260 है। तो हमारे को संख्याएं हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे को संख्या नहीं दिया गया है। मान के चलो एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या मेरा y है, दोनों का योग 34 है। ठीक है, एक समीकरण तो आपका ये बन गया। ठीक है, दोनों का योग 34 है। अब हमारा दूसरा क्या आएगा, चलो आंसर लाइन बाय लाइन आपको मैं कराता हूँ। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हमसे बोला जा रहा है कि यदि एक संख्या में 3 घटाया जाए, तो मान के चलो x में से मैं 3 घटा रहा हूँ, और दूसरी संख्या मतलब कि y में से मैं क्या कर रहा हूं, 2 को जोड़ दे रहा हूँ, और दोनों का गुणनफल क्या आपका 260 है। क्या है सर, 260 है। तो समीकरण आपका एक ये बन गया, समीकरण 2 आपका ये बन गया। आसान था ना। ठीक है, चलो करते हैं आगे। देखो, अब हम क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, अब मैं समीकरण 1 का मान क्या कर रहा हूँ, 2 में रखने पर रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसको ठीक है, तो मैंने इसको अब ये करा। अब एक चीज जो मैंने ये पहले तो ये समीकरण बन गया, तो अब हम मैंने क्या ये करा था कि x को मैंने क्या करा, x को इधर की साइड में भेज दिया। यहाँ पे प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, तो y बराबर 34 माइनस एक्स हो गया। तो ये समीकरण बन रहा है आपका। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 का मान 2 में मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो y का मान मैं रख दे रहा हूँ बस। तो ये समीकरण आपका 2 था। ठीक है, समीकरण आपका दूसरा है, इसमें y की जगह पे मान रख रहा हूँ बस। ठीक है, तो पहला सेम से सेम 34 प्लस में x, y की जगह मान होगा ये आपका, और ये आपका 2 का 2। ठीक है, अब करो। अब क्या करना, 2 को इसको पूरे से गुना करना पड़ेगा। 2 को जब उससे गुना करोगे तो आपका कितना, एक सेकंड रुक जाना, गुना नहीं करना पड़ेगा, प्लस करना, तो गुना क्यों करोगे। ठीक है, अब देखो, तो 3x माइनस 3 हो गया, गुने आपका ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का ये और ये माइनस का है। ठीक है, सॉरी प्लस है, 34 है, 2 है, 34 और 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और माइनस का x का x। ठीक है, 260 ये हो गया।
अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से अब गुना है बीच में, तो गुना ही करना पड़ेगा। तो इस वाली संख्या को पूरा इस बार एक बार इससे गुना कर दो और माइनस के 3 को फिर जाकर इससे पूरा गुना कर दो, तो ऐसे करके करना पड़ेगा आपको। तो x को मैंने इस वाली संख्या से एक बार गुना करा, -3 को फिर जाकर मैंने इस वाली संख्या से गुना करा, ठीक है। 260 बराबर के बराबर में इसको इससे गुना करूँ मैं 36 आ जाएगा, 36x, इसको इससे करूंगा x माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और देखो 3 को इससे गुना करूँ 108 आ जाएगा, फिर -3 को मैं x से गुना करूँ मेरा कितना आ जाएगा, मैथ्स मैथ्स क्या हो जाएगा, मैथ्स से मैथ्स कट जाएगा मेरा, ठीक है। मैथ्स मैथ्स क्या क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा गुना करने पे, मैथ्स मैथ्स क्या होता है, प्लस का गुना करने पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का 3 आपका 3x आपका आ जाएगा, ठीक है। ये एक सेकंड रुक जाओ, गुना करने पे थोड़ी ना होता है, गुना करने पे 3x नहीं होता है, गुना करने पे जो माइनस का माइनस का ही रहता है। जैसे कि मान लो माइनस का 1 है, मैंने गुना करा -1 से, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, माइनस से। और जो आपका संख्या जो आता है आपका प्लस का आता है, पहली बात तो ये है, संख्या एक ही तो आएगा पहली बात तो, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म हो जाता है वैसे, माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो माइनस से गुना करूंगा तो माइनस से माइनस में खत्म, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब ये 260 का 260 हो गया। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा 3x है, यहाँ पर 3x है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का है, और 36x भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो x, ये क्या हो गया यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का है, इसको मैंने आगे कर दिया, अपना 39x हो गया, और 108 का 108। अब क्या करना पड़ेगा, अब आप स्टूडेंट 260 का, अब 260 यहाँ पर है, इधर है तो इधर की साइड में मैंने लिया है, तो ये माइनस प्लस का था इधर, तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 39x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब दोनों संख्या जुड़ जाएगा, मगर साइन हमेशा क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। दोनों जुड़ गए 368 हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या आएगा, किसी भी एक्स स्क्वायर के सामने क्या है माइनस का है, तो इसको मैं साइन को चेंज कर दूंगा। अगर साइंस को चेंज करने के लिए ना, जैसे माइनस का है तो साइंस को इसको आगे का चेंज करने के लिए मुझे सबको ना सभी पीछे वाले जितने भी साइंस को चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो ठीक है। तो ये मैं माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये मेरा समीकरण मेरे पास में आ गया, ठीक है। समीकरण आ गया। अब देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तीसरा स्टेप, अब मुझे एक जो हमारा आपने बहुपद पढ़ा है, तो बहुपद के अंदर में आपके पास में चौथा चैप्टर है ना द्विघात समीकरण, ठीक है। जो भी आपका चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, को हमारे पास में एक सूत्र होता है ये वाला, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालने वाले हैं, हमारे एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। तो ये हमारे को समीकरण आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, समीकरण आ गया यहाँ तक। अब मुझे पता है ए बी सी, इसके लिए देख रहे हो आप लोग यहाँ पे बी है, ए है, सी है, तो मुझे ए बी सी निकालना पड़ेगा अब, ठीक है। पहले तो यहाँ तक समझ लेना बढ़िया तरीके से, कैसे कैसे मैंने किया, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है तो छोटा मोटा तो करके तो सोल्यूशन करके तो आपको नंबर मिलेगा नहीं 5 नंबर पूरे का पूरा, कुछ तो बड़ा तो करना पड़ेगा ना आपको, कुछ बड़ा करोगे। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है तो छोटा मोटा सोल्यूशन तो नहीं होगा इसमें। देखो अब ए क्या होता है, एक्स के इधर की साइड वाली संख्या होती है, यहाँ पर संख्या कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा, एक हो गया। अब एक्स के इधर वाली संख्या क्या होता है, बी होता है, ये माइनस का बी है, ठीक है, माइनस का 39 है, और सी क्या होता है 368 आपका ये है लास्ट वाली संख्या, ठीक है। एबीसी आ गया, बस कुछ नहीं करना है। अब बी की जगह पे बी का जो मान जा ये वाला है ना, सबकी जगह पे बी की जगह पे बी की जगह पे बी, ए की जगह पे ए की जगह पे ए, सबका मान पुट कर दो। हमने मान पुट कर दिया, सारा का सारा जैसे था सबका सब हमने मान रख दिया, ठीक है। अब देखो मैच मैच क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और मैच मैच क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस मैच का साइन आएगा 2 बार, और देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पे जब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करने का मतलब -39 को हम -39 से गुणा करेंगे तो जो भी संख्या हमारा आएगा वो प्लस का आएगा, वह क्या आएगा आपका 521 आएगा स्क्वायर करने पे। अब इसको इससे 4 को इससे से गुणा करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1472 आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाने पे आपका 39 आएगा, अंडर का अंडर में है तो अंडर का, और 39 का अंडर की अब ये आ गया मेरा प्लस में है, ठीक है। अब देखो तो ये बच के आएगा आपका, ये लास्ट में बचेगा 39 प्लस माइनस माइनस, और ये 39 का स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। पता है अंडर अंडर 39 का स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है, 2 का 2। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको ना, दो संभावित परिणाम आपके सामने में है, एक बार तो प्लस में है, एक बार माइनस में है। यहाँ पर प्लस माइनस का प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार आपको उसको प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको एक बार प्लस करोगे तो 46/2 23 आ गया, जब इसको माइनस करोगे तो इसको 32/2 क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब देखो अब मेरा क्या 23 भी आ गया, 16 भी आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान मेरे पास 2 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पहला वाला जो मेरा समीकरण था ना, पहला वाला समीकरण जो था मेरा, वहां पर मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। जो 80 के मैंने रखा तो मेरा पहले वाले में मैंने रखा तो मेरा क्या आ गया, 34 में से मैंने 23 को मार से मेरा 11 आ गया भाई का मान। अब 34 में से फिर मैंने दूसरे वाले को रखा, 23 16 को रखा तो मेरा 18 आ गया। तो मेरा एक्स का मान ये आ रहा है एक बार, वाई, ठीक है, एक्स का मान ये आ रहा है,
और y का मान मेरा ये आ रहा है, x का मान मेरा 16 आ रहा है, y का मान मेरा ये आ रहा है। तो ये संख्या है आपका ये है, तो x ये भी संख्या है, ये भी संख्या, दोनों संख्या क्या आपके राइट आंसर है। जैसे कि देखो आपने क्या बोला था, हमने बोला था कि क्वेश्चन में कहा जाता है कि दोनों संख्या का योग क्या है, 34 है। 23 और 11 को जोड़ लो 34 आ जाएगा, 16 और 18 को जोड़ लो 34 आ जाएगा। तो मतलब कि हमने जो आंसर निकाला है दोनों वे आपके सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना, जैसे जैसे मैंने समझाया है आराम से वैसे वैसे करना, सबको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और एक बार मैंने समझा करके एक बार प्रैक्टिस करना, फिर एक बार वो रिवीजन कर लेना। ठीक है, कम से कम 2 बार करना पड़ेगा काम को, तब जाके याद हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अथवा वाला क्वेश्चन है। हमारे को दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर द्विधा समीकरण डैश और डैश का उभयनिष्ठ हल है। तो हमारे को ए स्क्वायर और बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। अब सुनो, मतलब कि एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा आपका, एक्स का मान डैश है, यहाँ पर एक्स का मान दे रखा है, इसका भी एक्स का मान दे रखा है। ये उभयनिष्ठ हल है, मतलब कि यहाँ पर एक्स का मान, इन सब समीकरण का ना, ये जो एक्स है, एक्स की जगह पे इसका मान क्या आएगा आपका 2 है बस। अब हमारे को ए स्क्वायर बी क्यूब का हमारे को मान निकालना है। चलो करते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के एक्स, जहां पर एक्स एक्स है ना आपका, वहां पर ना एक्स का मान को पुट मार दो, रख दो बस। जैसे जैसे कि देखो ये आपका पे एक्स का मान, ठीक है, समीकरण में रखने पर, तो ये आपका समीकरण दिया गया था, एक्स का मान रखते हैं, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 2 रख देते हैं। ठीक है, देखो तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, ए प्लस में वैसे का वैसे ही एक्स की जगह पे हम सिर्फ मान को रख रहे हैं, तो 2 हो गया, 3 के ए का 3 है। ठीक है, 4 का 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इसको अब मैं 2 को इससे गुना करना पड़ेगा, 2 ए हो गया, इसको इससे मैं करूंगा गुना। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में गुना होगा, तो इसको इससे मैं इससे गुना करूंगा, तो मैं कितना आ जाएगा, 2 का 1 करूंगा 2 आ जाएगा, 3 का 3 ए। अब देखो मेरा यहाँ पर 3 ए है और 2 ए है। ठीक है, 3 ए बड़ा है तो साइन भी इसका आएगा, तो ए बच गया सिर्फ, और 4 और 2 कितना हो गया मेरा, 6 हो गया, तो 6 माइनस ए हो गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा इसको, अब 6 आ तो गया, अब 6 को मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ 6 को ना, प्लस वाला 6 आएगा, मैं इसको इधर की साइड में भेज दूंगा, तो ये मैं प्लस का इधर तो जाकर माइनस हो, माइनस से माइनस कट के मैं ए का मान क्या निकल के आ गया, मेरा 6 निकल के आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ए का मान आ गया, अब दूसरे वाले में देखो अब बी का मान। ठीक है, अब बी के मान में एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दिया मेरा, तो क्या हो, 2 का स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह पे 2 का मान निकला 2 हो गया, बी का ये हमारा क्या आएगा 6 है, क्या है हमारा 6 है, एक सेकंड रुक जाना, बी है 6 है, बी है ये, बी है ये, 6 नहीं है बी है। ठीक है, अब देखो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा, मैं कितना आ जाएगा 4 बी, 2 का 2 और बी का बी। अब 4 बी और 1 बी कितना हो गया, 5 बी हो गया, और 2 ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर 5 यहाँ पे गुने में जाके किसी में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो बी का मान क्या आ गया 2, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 2/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगला करते हैं, हमारे को बोला गया था ए स्क्वायर और बी क्यूब का हमारे को मान ज्ञात करना, एक ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या निकल के आया 6 निकल के आया, तो ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और फिर हमारे को माइनस 2/6 का क्यूब करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 2 को मतलब कि क्यूब करने का मतलब कि 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 2 को 3 बार, और 5 को कितने बार, 5 को 5 बार करना, 5 को 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो और देखो अब यहाँ पर एक बार क्या माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का ही है। ठीक है, ये भी माइनस का ही है, तो अब देखो यहाँ पर, अब मैं जब दो संख्याओं माइनस माइनस संख्या को जो गुना करता हूँ, तो मेरा जो भी संख्या था प्लस का आता है। अब प्लस वाली संख्या को फिर से मुझे माइनस वाली संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो जो भी संख्या आपका आएगा वह क्या आएगा, वो आपका माइनस का ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो माइनस का 8/125 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब कुछ नहीं करना, 36 को 8 से गुना करोगे, 2/88, 288 1/125 से इसका मान आ जाएगा, बस इतना ही इसका आंसर था। कुछ नहीं करना था, समीकरण करने में एक्स का मान दे रखा है, एक्स का मान पुट कर दो, जो आएगा आंसर आएगा, ए बी का मान आ जाएगा, ए बी का मान को फिर हमको स्क्वायर निकालने का बोला गया था, स्क्वायर क्यूब निकालने के लिए बोला गया था, हमें निकाल देना बस, हो गया हमारा सोल्यूशन। इस प्रकार से करना था इस क्वेश्चन को। अब हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट होता है, नेक्स्ट खंड हमारा ई स्टार्ट हो रहेगा, करते हैं इसको फटाफट से। ठीक है, ई खंड है, सारे सारे क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स वाले हैं, तो करते हैं। ठीक है, देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें भी, बस पढ़ना और समझना। देखो अंकित क्या आएगा, अंकित एक कार्य है, ठीक है, कोई एक कार्य है, 5,000 के सालाना वेतन पर वर्ष 2005 में शुरू, ठीक है शुरू, बस इतना समझो पहले।
एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ अभी नीचे से। एक सेकंड में आ गया। आ गया आ गया। तेरी क्लास लगाऊंगा बेटा, एक मिनट। तो अब हम आ गए हैं वापसी। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन था, पहले मैंने बोला था आपको इस लाइन में समझ लो। अंकित एक कार्य 5,000 सालाना, क्या बोला गया है? सालाना वेतन। मतलब कि एक साल में आपको 5,000 रुपये मिल रहा है। ये लिए मंथली नहीं बोला गया है, सालाना बोला गया है। यहाँ पे महीना नहीं है, ध्यान रखना, महीना। महीना, यहाँ पे महीना नहीं है आपका। ठीक है, सालाना आएगा, साल में आपको 5,000 मिलेगा। ठीक है, और उसने क्या करा, 2005 से शुरू किया, और वर्ष 2020 में, ठीक है सॉरी, और वर्ष 2020 में 8,000 के सालाना वेतन पर समाप्त कर दिया। ठीक है, और 2020 में जाकर उसने छोड़ दिया, और उसकी वेतन क्या था, 2020 तक का उसका वेतन क्या था, 8,000 था। अब आप लोग सोच रहे हो इतना कम वेतन, पहली बात तो दिमाग में चलेगा इतना कम वेतन आज के जमाने के अंदर में कम से कम किसी का भी जो मिनिमम मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास का है, तो उसका कम से कम 25-30 हजार रुपये बंदा वो कमा लेता है। ठीक है, 25-30 तो कमा ही लेता है। बाकी इससे पे हटाओ, हमारे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक, तो इतना हो गया। ठीक है, जबकि अंकित की सालाना वेतन वृद्धि नियत है। अब क्या बोल रहे हैं? सालाना वेतन वृद्धि नियत है, मतलब कि उसकी जो हर साल जो भी वेतन के अंदर में वृद्धि होगा, वह नियत है। नियत मतलब कि निश्चित है, फिक्स्ड है। ठीक है, मान के चलो कि इसके हर साल इसको मान के चलो 100 रुपये बढ़ रहा है, तो हर साल वही बढ़ रहा है। किसी भी साल 150-200 नहीं होगा, 100 का 100 ही है, हर साल बढ़ेगा बस। ठीक है, तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है हमारे को। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन आएगा, अंकित ने कुल कितने वेतन प्राप्त किए। अंकित ने कुल कितने वेतन प्राप्त किए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब समझना। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन का मतलब दो दो सेंस में जाता है। अंकित ने कुल कितने वेतन प्राप्त किए, कुल कितने वेतन, संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? संख्या। कुल कितने वेतन, मान के चलो कि उसने कितने महीने पहले, तो 2005 से लेकर के 2020 तक काम किया उसने। ठीक है, उसने कितने वर्ष काम किया, पहली बात तो ये 16 वर्ष काम किया टोटल उसने। 2005 से स्टार्ट करा, पांच, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 वर्ष ही हो गए, और 10 वर्ष आपके ये हो गए, 16 वेतन। तो इसका आंसर क्या है? 16। 16 वेतन उसने कुल प्राप्त किए। कितने, कुल कितने वेतन प्राप्त किए? 16 वेतन। यहाँ पे टोटल सैलरी की प्राप्त नहीं, यहाँ पे टोटल बात नहीं किया जा रहा है, कितना संख्या में कितने पैसे प्राप्त किए वह नहीं किया जा रहा है, कितने वेतन प्राप्त किए। ठीक है, तो चलो लाइन बाय लाइन करेंगे, आज क्वेश्चन तो मैंने लिख ही रखा है। चलो समझाता हूँ लास्ट। ठीक है, तो अंकित ने कुल कितने वेतन प्राप्त किए? 2020 में से 15 को घटाना और 1 प्लस कर देना, आपको 16 आएगा। तो अंकित ने कुल कितने वेतन प्राप्त किए? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सालाना वेतन वृद्धि ज्ञात कीजिए। सालाना वेतन वृद्धि ज्ञात करना मतलब किसको? वेतन तो हमने जो पढ़ा क्वेश्चन के अंदर में, वह क्या था आपका? नियत था, मतलब कि वृद्धि क्या हो रहा है? नियत है, हर साल फिक्स उसका बढ़ रहा है। देखो, 5,000 से हमारा 8,000। ठीक है, तो इसमें से ऐसे मत करो, 8,000 में से जब आप क्या करो घटाओगे, 5,000 को घटाओगे, तो आपका बच के क्या आएगा? 3,000 बच के आएगा। ठीक है, 3,000 आपका बढ़ा, वह कितने साल के अंदर में बढ़ा आपका? 15 साल के अंदर ही बढ़ेगा ना। 15 साल के अंदर में आपका 3,000 आपका बढ़ा। एक साल, पहला साल तो छोड़ा जाएगा, पहली बात तो पहला साल इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पहला साल तो इतना 5,000 में ही काम करेगा। अगले साल 2016 से फिर जाकर इसका स्टार्ट होगा ना, तो इसलिए 15 साल। ठीक है, तो 15 साल के अंदर में आपका क्या होगा? 15 साल के अंदर में इसका वृद्धि हुआ, तो हम क्या करेंगे? वृद्धि दर निकालने के लिए 3,000 को 15 से जब हम भाग करेंगे, तो हमारा कितना आएगा? 200 रुपये आएगा। तो सालाना वेतन दर क्या आपका? 200 रुपये है। ठीक है, तो ये और निकल के आ गया। नेक्स्ट देखो आपका, किस वर्ष उसका सालाना वेतन 7,000 था? किस वर्ष सालाना था? देखो, एक वर्ष के अंदर में 200 रुपये बढ़ रहा है, तो 10 वर्ष के अंदर में आपका 10 गुने 2,000 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, उसने 5,000 से शुरू करा था, और आपके 10 साल हो जाएंगे। ठीक है, दस दस साल जब आपके हो जाएंगे, तो तभी जाके तो आपको क्या पड़ेगा? मतलब कि 2015 के अंदर में उसका सालाना वेतन क्या था आपका? 7,000 रुपये था, बस सिंपल सा था। ठीक है, तो 10 वर्ष के 10 को 2,000 से गुना करोगे, 10 को 200 से गुना करोगे, 2,000 आएगा। ठीक है, तो मतलब कि 10 वर्ष के अंदर में टोटल, ठीक है, 10 वर्ष को हम लेंगे, तब जाकर के हमारे 200 रुपये बढ़ाएंगे हम, तब जाकर मेरा 2,000 रुपये बढ़ेगा, 5,000 से 2,000 रुपये। तो कौन से वर्ष में हो जाएगा? 2005 के अंदर में हम
10 वर्ष को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 2015 आ जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2006 से 2010 तक का कुल वेतन ज्ञात करना है। 2010 ठीक है, 2006 से 2010 तक का 6 7 8 9 10 5 साल हो गए आपके। ठीक है, कुल वेतन ज्ञात करना है। अब हमारे से क्या बोला जाए, क्वेश्चन में सीधे पूछा है कुल वेतन। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि कुल कितने वेतन प्राप्त किए, कुल कितने वेतन। ठीक है, ये पूछा गया था पहले वाले में। दोनों में सेंस अलग अलग है। ठीक है, सालाना वेतन देखो, तो 5 वर्ष हो गया आपका। सालाना वेतन कितना था, 5,000। और वेतन वित्तीय नियत आपका आएगा वह कितना है, 200 रुपए। और कितने वर्ष आपके हो गए, 5 हो गया। ठीक है, तो 200 को 5 से करोगे आपका 1,000 हो गया, और आपका 5,000 तो ये हाई है, तो 6,000 टोटल आपने उसने टोटल कितने वेतन प्राप्त करे, 6,000 रुपए। कुल इतना नहीं आएगा ना, 200 रुपए तो बढ़ ही रहा है। कुल वेतन की प्राप्त करने की बात कर रहे हैं ना। देखो 200 रुपए तो उसको बढ़ ही रहा है। 200 रुपए मतलब कि 1,000 रुपए प्लस में ये बढ़ा, और प्लस में 5-5 हज़ार रुपए तो उसको मिल ही रहा है। 5,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 को 5 से गुना करना पड़ेगा, और आपको 2,000 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर 5,000 को 5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25,000। ठीक है, 25,000 प्लस में 1,000, 26,000 टोटल उसने प्राप्त किए। 6,000 नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आपको 26,000 है। क्यों है, क्योंकि देखो हर साल उसे 5,000 तो मिलेंगे ही, हर साल तो उसे 5,000 मिलेंगे मिलेंगे। तो 5 साल आपका हो गया, तो 5,000 को 5,000 को 5 से गुना करो, 25,000 तो टोटल ऐसे हो ही गया। और कुछ कुल पूछा गया है, प्लस में 1,000 और वृद्धि होगा, क्योंकि हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है। तो 5 साल में कितना बढ़ गया, 1,000 बढ़ गया, तो 25,000 में 1,000 को जोड़ो तो 26,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है, किसी पौधे को 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर तक मापी जाती है। अब इसको देखो, पत्तियों की लंबाई मापा जा रहा है इसके अंदर में। ठीक है, अब पत्ते किसी पौधे की 40 पत्तियों की में निकटतम लंबाई लंबाई मापा जा रहा है मिलीमीटर में, और प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया। ये आंकड़े हैं, ठीक, मतलब कि इतने से इतने मिलीमीटर से इतने मिलीमीटर तक आपका इतने पौधे हैंगे, इतने पौधे इतने पौधे हैं, इतने पौधे इतने पौधे। और आप लोग एक चीज देख रहे हो, एक चीज नोटिस करा होगा आप स्टूडेंट ने, ये जो तालिका आपका ना, ये जो रेंज हैगा आपका, ठीक है, ये जो आपका वर्ग अंतराल है वह आपका क्या है, सही नहीं है। पहला क्या सही नहीं है, क्यों नहीं सही, क्योंकि यहाँ पर जो पता क्या है, यहाँ पर ना 26 आना चाहिए था, यहाँ पे 35 आना चाहिए था, यहाँ पे 144 आना चाहिए था, यहाँ पे 153 आना चाहिए था। ये आपका क्या हैगा, सही अंतराल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा आपसे, सही है, पहले तो अंतराल में यही पूछा जा रहा है कि सही अंतराल करो। ठीक है, तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला हमारे को दिया गया 12 मात्रा बटन को सतत वर्ग अंतराल में लिखिए, मतलब कि वर्ग अंतराल जो हैगा सही करके हमारे को लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। पहले तो देखो वर्ग के अंदर में हमारे क्या है, एक तो 26 यहाँ पर आंसर नहीं है। जब वो कभी भी देखना, पहले नोटिस ये करना कि वर्ग अंतराल सही है कि नहीं है। बाकी नोटिस नहीं भी करोगे तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो पता चल ही जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर 126 होना चाहिए था, 135 होना चाहिए था। इस प्रकार से आपका वर्ग अंतराल सही होता है, क्योंकि एक यहाँ पर डायरेक्ट बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल सही करते हैं। वर्ग अंतराल सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब आपको देखने को मिले ऐसा वाला, तो जो निचली इसको वाले को हम निचली सीमा कहते हैं, इस वाले को हम ऊपरी सीमा कहते हैं। ठीक है, तो निचली सीमा के अंदर में 0.5 को क्या कर देना, माइनस कर देना, ऊपरी सीमा के अंदर 0.5 को क्या कर देना, प्लस कर देना। क्या कर देना, प्लस कर देना। ऐसी सब के अंदर आपको करना है 0.5 माइनस, सभी के अंदर में निचली सीमा के सभी के अंदर 0.5 माइनस, और ऊपरी सीमा के अंदर जब सभी के अंदर में 0.5 प्लस। तो जैसे ही कि आप इसके अंदर माइनस करोगे तो आपका कितना है, 17.5 आ जाएगा। इसके अंदर करोगे प्लस करेगा तो 17 126.5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, 126.5 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 126 पॉइंट आपको 5 आ गया, 135.5 आ जाएगा। तो ऐसे ही बस करते चलना है। देख रहे हो आप स्टूडेंट, देख रहे हो यहाँ पे भी 126 है, 126 यहाँ पे 135, 135, 144, 144, 153, इतना आ गया ना, तो बस सेम कसम, तो वर्ग अंतराल हमारा निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, सतत बारंबारता बटन में बहुलक वर्ग है। ठीक है, क्या है, सतत बारंबारता बटन में बहुलक वर्ग कौन सा है, हमारे को बताना है। देखो, तो बहुलक वर्ग आपका कौन सा है, ये रहा, देख लो, ऐसे ही पता चल जाएगा। जिसका भी क्या है पत्तियों की संख्या, जिसकी भी पत्तियों की संख्या क्या है, ज्यादा है, वही क्या हमारा बहुलक वर्ग है। तो ये आपका बहुलक वर्ग आपका 144 से 153 आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पत्तियों की सहायता, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब पत्तियों के माध्यक लंबाई, ये छोड़ो लंबाई का काटो मारो, माध्यक हमारे को सीधे बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलो करते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हमने समीकरण इसको अंतराल वर्ग अंतराल को सही कर लिया। पत्ती की संख्या हमारे को दिया गया, आपको क्या निकल पाएगा, CF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है आपको, CF निकालना पड़ता है, संचयी
संचयी बारंबारता। क्या हो गया यार, ये लाइट चला गया, क्या करूंगा अब। सॉरी, लाइट चला गया घर का। मेरा चेहरा शायद आपको दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं। चेहरा ना दिखाई दे कोई बात नहीं। ठीक है, चेहरा आपको शायद नहीं दिखाई देगा, सॉरी। देखो अभी दिखाता हूँ, लाइट चला गया है। शू, लाइट दिखाई दिया, हाँ हाँ। है, दिखाई दे रहा है वो चेहरा। ऐसे देख लोगे, ऐसे देख लोगे, ये देखो। चलो मजाक मस्ती बाद में करते हैं, पहले काम पे आते हैं, ठीक है। लाइट चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ से है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सीएफ हमारे को बेसिकली हमारे को निकालना पड़ता है। सीएफ कैसे निकालते हैं वो देखना। सीएफ निकालने का संचयी बारंबारता होता है, इसी की तरह थोड़ा सा अलग होता है बस। और इसको पत्तियों की संख्या दिया जाता है, उसको एफ आई कहते हैं हम, ठीक है। अब देखो सीएस संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, पहला वाला जो संख्या है ना वैसे को वैसे लिख दो। अब क्या करना होता है, इस वाली संख्या को इस वाले में संख्या में जोड़ करके इधर लिख दो। समझे बात को। सॉरी, इस वाली संख्या को क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाली संख्या में जोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपको इसमें लिखना पड़ेगा। 3 को 5 से जोड़ो, 8 आ गया। 8 को 7 से 9 को जोड़ोगे, आपका क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 को 12 में जोड़ोगे, 29 आ जाएगा। 29 को 5 में जोड़ोगे, 34 आ जाएगा। 34 को 4 को जोड़ोगे, 38 आ जाएगा। 38 को 2 में जोड़ोगे, आप 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकाला जाता है। ठीक है, और इसके एफ आई को टोटल जोड़ लेना, 40 आपका ये है। अब मध्यक, मध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है, आपका फॉर्मूला ये वाला होता है, एल प्लस में ब्रैकेट ओपन एन बटे दो, दो माइनस सी एफ बटे में एफ ब्रैकेट क्लोज गुने एच, ये आपका मध्यक का फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखना एल क्या होता है, एल आपका होता है मध्यक वर्ग की निचली सीमा, मध्यक वर्ग की निचली सीमा। अब मध्य वर्ग कौन सा आपका है, ये रहा मध्य वर्ग, जो आपका सबसे ज्यादा, जिसमें क्या है आपका, ये है ना वर्ग अंतराल जो है, जिसको हमने सबसे ज्यादा है प्रतियों की संख्या, वह आपका क्या है, ये इसको हम निचली सीमा कहते हैं, इसको हम ऊपरी सीमा कहते हैं। 144 पॉइंट क्या हो गया, 144.5 हो गया, 144.5 हो गया। अब इसका देखो एन, एन क्या होता है, पेक्षणों की संकुल संख्या, पेक्षणों की कुल संख्या। पेक्षणों का मतलब कितने टोटल पत्ते लिए गए, आपका 40 लिया गया, 40 पत्तियों की लंबाई है इसमें नापा गया है। अब सीएफ क्या होता है, सीएफ आपका होता है ये रहा सीएफ। ठीक है, सीएफ हो गया। तो सीएफ आपका 17 कैसे है फिर, सीएफ, ठीक है, सीएफ किसे कहते हैं, मध्य वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। ठीक है, अब क्या है, मध्यम वर्ग जो हमारा जो वर्ग हैगा, इससे पहले के जो आपका ऊपर हैगा, इससे पहले का जो आपका वर्ग है, इसकी जो सीएफ है, सीएफ जो हैगा उसी को हम क्या कहते हैं, संचय बारंबारता कहते हैं, सीएफ कहते हैं, हो गया। एफ किसे कहते हैं, मध्यम वर्ग की बारंबारता, मध्यम वर्ग की बारंबारता कितना हैगा, मध्यम वर्ग की बारंबारता क्या है, पत्तियों की संख्या कितना आएगा आपका, ये 12 हो गया। अगला देखो एच, एच क्या होता है, वर्ग की चौड़ाई, वर्ग का माप भैया वर्ग की चौड़ाई कह सकते हो। मैं कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, वह आपका है डिफरेंस हैगा, अंतर है नो का। बस अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में रखो, आंसर निकाल दो। फॉर्मूले में सारे के जिसकी जगह पे एल की जगह पे एल, एफ की जगह पे एफ रख दिया, मैं F1 की जगह F1 हो गया। ठीक है, सी एफ की जगह पे सी एच, एच की जगह पे एच मैंने मान रख दिया, सबका मान रख दिया। अब देखो, अब क्या करोगे, इसको इसको भाग कर लो। ठीक है, या आप इसको इसको भाग कर लो, तो भी आपका 20 ही आएगा। इसको इसको भाग कर लो, 20 आएगा, 20 में से 20 में इसको 20, 20 में से 3 घटाओ, 3 ही तो बच के आएगा ना वैसे भी। देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे इसको ऐसे नहीं कर सकते, पहली बात तो है, सिंपल से नहीं कर सकते, आप इसको काट नहीं सकते। यहाँ पे बीच का माइनस का साइन है ना, तो इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, 17 के नीचे कुछ भी नहीं लगाता मैंने, एक लगा दिया, जबरदस्ती लगा सकते हैं हम। नीचे वाली संख्या को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर मैं 2 लिख दिया। ठीक है, इस वाली चीज ट्रिक को ना बार बार मैं कई सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी समझाया, 2 में भी समझाया, 3 में भी समझाया, और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको समझा ही रहा हूँ इस ट्रिक को। तो इस ट्रिक को याद कर लेना, आपको ये वाला जो चीज है ना, बहुत ज्यादा, जो आपको मैं कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूँ, आपको काम देगा ही देगा। ठीक है, तो देखो, तो मैंने क्या बोला, नीचे वाली संख्या से अब आपको भाग करना है, ऊपर वाली संख्या से गुना कर दे। अब मैं 2 को 2 से भाग करूंगा, कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। 1 आ गया मेरा, 1 को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 40 से गुना करना पड़ेगा, 40 आ गया। नीचे वाली संख्या से भाग करूंगा, 1 को 2 को, 2 आएगा, 2 को मैं 17 से गुना करूंगा, मैं कितना आएगा, 34 आ गया। ठीक है, अब देखो 40 में से मेरा, 40 में 34 का मेरा कितना बचेगा, 6 बचेगा, बटे का 2, इसको इससे ऊपर नीचे काटेंगे, मेरा कितना आ गया, मेरा 3 आ गया, यहाँ पर 3 बचा। अब नीचे में क्या है मेरा, 12 है, तो मैं क्या है,
तो मेरा 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1 आ गया, एक लास्ट में क्या बचा, मैं 1 और 4 बच गया मेरा। ठीक है, 1 और 4 गुने 9 का 9। अब देखो इसको इससे मैं इसको इससे गुना कर दो। ठीक है, तो 9/4 हो गया। 9/4 को जब भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, 2 पॉइंट, ठीक है 2.25 आ जाएगा। 2.25 को इसको इसमें जोड़ दो तो आपका 140.75 मिलीमीटर आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ गया मध्यम। ठीक है, ये आपका माध्यक आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको करना है पत्तियों की लंबाई का बहुलक ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला एल क्या होता है आपको समझ लो, मध्यम वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो हमने बताया था एल, अभी भी ऊपर में हमने समझा था। F1 क्या होता है आपका, आशा करता हूं आप स्टूडेंट को पिछले वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट तो कमेंट्स करके पूछ लेना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, सॉरी नेक्स्ट नहीं, सीखा करते हैं। F1 क्या है आपका, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। ठीक है, बहुलक वर्ग की क्या आवृत्ति है। देखो ये F1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति कहते हैं, समझ लेना थोड़ा सा। छोटा कर दूं उसको मैं थोड़ा। ठीक है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति ये रहा, मतलब कि पत्तियों की संख्या टोटल बोला जा रहा है। ठीक है, 12 हो गया। और F0 क्या होता है, पूर्ववर्ती वर्ग की आवृत्ति, मतलब कि ऊपर वाला 12 से ऊपर में जो था। F2 क्या होता है, अगले वर्ग की आवृत्ति, मतलब कि इसके नीचे वाले की आवृत्ति 5 हो गया। और वर्ग की चौड़ाई कितना आएगा, 9 है। फॉर्मूले में पुट मार दिया सारे को, जिसकी जगह पर जिसकी जो वैल्यू थी मैंने रख दिया। यहाँ पे 2F है, तो एक F1 क्या आपका 12 है। तो 12 को मैंने सीधे डायरेक्ट यहाँ पे गुना करके मैंने लिख दिया। तो 12 को 2 से गुना करूंगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 में से 9 गया, मेरा 3 बचेगा, इसको मैथ मैथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों 9 और 5 कितना होगा, 14 होगा। 14 में से 24 घटाऊंगा, मेरा 10 बचेगा। गुने में 9, 9 तिया 27 होगा, 27/10। जब मैं 10 को 27 से भाग करूंगा, मैं 2.7 आ जाएगा। 2.7 को मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा 147.2। ठीक है, 147.2 इसका आंसर आपका है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन करना है, हमारा 38वां क्वेश्चन करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारे को ना, जैसे कि चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 7 आपका है, चैप्टर 7 या 6 होगा, जो भी होगा आपका। निर्देशांक वाला आपने चैप्टर आपने पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति आपने चैप्टर पढ़ा है, जिसके अंदर आपको दूरी सूत्र हो गया, मध्य बिंदु सूत्र हो गया, और विभाजन सूत्र हो गया, ये सब के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो वही चीज इसमें लगेगा हमारे को। ग्राफ वाला भी आपको, ग्राफ भी उसमें उसी वाले चैप्टर में तो दिया गया ना ग्राफ। हाँ, उसी चैप्टर में होगा भी और नहीं भी है का, इससे पहले में भी, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर तीसरा या चौथा के अंदर में दिया गया है आपका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे डायरेक्ट। देखो, जैसे कि दीपावली के उपलक्ष्य में, नहीं करना भाई वो, पर रहने दे भाई यार। ठीक है, देखो तो दीपावली के उपलक्ष्य में नगर, ठीक है, नगर निगम के क्षेत्र के अंधेरे हिस्सों की पहचान कर और 3 बिजली के खंभे ABC लगाए गए, और निगम ने इस खंभे के आसपास ही एक डी खंभा लगाने का निश्चय किया। चारों खंभे ABCD की स्थिति कर्तीले तल में इस प्रकार है, मतलब ग्राफ के अंदर में इसकी स्थिति ये सब है। ठीक है, तो ये रहा पहले का पॉइंट क्या आपका 2 है, एक्स पे 2 है और वाई पे कितना है 7 है। दूसरे का पॉइंट क्या आपका 6 है और वाई पे कितना है, वाई पे भी 6 ही है। सी का आपका पॉइंट क्या है 5 है और आपका बी वाई पे कितना है 4 है। तो ये आपका पॉइंट्स हो गया, इससे निर्देशांक हो गया। अब डी भी कहीं ना कहीं पे होगा, मुझे नहीं पता डी कहां पर है कहां पर नहीं है, तो छोड़ते हैं, अभी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है हमारे को। ठीक है, देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, देखो एक्स एक्स अक्ष के सबसे निकटतम खंबा कौन सा है। एक्स अक्ष के निकटतम खंबा, एक्स अक्ष जानते हो क्या होता है। देखो, आपको पता ही होगा, इस वाले को हम एक्स अक्ष कहते हैं, वैसे प्लस में इसमें लिखा भी है एक्स अक्ष। और इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को हम वाई एक्स कहते हैं। तो एक्स अक्ष के निकटतम खंबा कौन सा है, सी है ना, तो ये रहा सी। क्या लिखोगे, सी। और सी का निर्देशांक भी डाल देना इसके में। निर्देशांक मैंने बता ही दिया था, क्या था आपका निर्देशांक 5 है और आपका 4 है। बी का 6 है और सी का क्या, ए का क्या है आपका, ए का आपका 2 है और 7 है। ठीक है, तो नीचे निर्देशांक भी डाल देना, बाकी तो सी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खंबे ए और सी के मध्य बिंदु
पर एक कार खड़ी है, कार की स्थिति के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि सीधे सीधे बोला जा रहा है कि ए और सी, ठीक है, ए और सी के मतलब कि मान के चलो बी पे यहाँ पर है कोई ना कोई, मध्य में क्या कार खड़ी है, तो इसके हमारे को निर्देशांक जो कुछ भी है कार आएगा, कार के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब कुल मिला के बोला जा रहा है मध्य बिंदु ज्ञात करो, सीधी बात बोला जा रहा है इसमें, ठीक है, सीधी बात बोला जा रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखो, बी और सी के बीच की दूरी सूत्र यहाँ पे लगाना है हमारे को, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो बस करते हैं, चलो। मध्य बिंदु निकालने के लिए आपका पहले तो ये हमारा ए का सूत्र, ए का निर्देशांक ये है, सी का निर्देशांक ये है। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है मध्य बिंदु सूत्र। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में रहता है, x1 क्या होता है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ये सब कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, पहले वाले को हम x1 कहते हैं, दूसरे वाले को हम y1 कहते हैं, ठीक है। दूसरे वाले निर्देशांक, ठीक है, दूसरे खंबे के निर्देशांक को हम x2 और दूसरे वाले को हम y2 कहते हैं। बस सबकी जगह पे मान पुट कर दिया मैंने, x1 की जगह पे x रख दिया, x2 की जगह पे x रख दिया, y1 की जगह पे y1 और y2 की जगह पे y2 मैंने रख दिया, ठीक है, सिंपल सा, सबको कर दिया। अब मेरा 2 5 7 हो गया, 7/2 और 11/2, ठीक है। तो 11 इसको काटूंगा तो 3.5 हो गया, और 5.5 इसके निर्देशांक आपका निकल के आ गए काट का। बस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपका, दूरी सूत्र ये होता है, फॉर्मूला याद करके रख लेना, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आपको भी पता नहीं होगा। बस x1 मैंने x1 x2 ये सब मैंने लिख दिया, मान को पुट कर दिया, ठीक है। इसमें से इसको घटाऊंगा तो 6 बड़ा है, साइन भी उसी का आएगा, तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर। 6 में से 4 को घटाऊंगा, मेरा कितना बचेगा, 2, 2 भी माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, 2 का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन क्या हो जाता है, कट जाता है, हट जाता है, 1 का 1 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया, एक और हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, √5 इसका, ठीक है, 1 और 4 5 हो गया, √5 इसका आंसर आपका है, हो गया। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी वाले का अथवा वाला क्वेश्चन है। निगम निगम ठीक है, निगम खंबे डी को इस प्रकार लगाते हैं, ठीक है, लगाना चाहते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भुज बन जाए, और इसी स्थिति में खंबे डी के निर्देशांक हमारे को ज्ञात करना है। समझिए बात को क्या कहा जा रहा है, समझ में मतलब कहने में मतलब कि सर इसको समांतर चतुर्भुज बनाना है, और उनको डी को कहां पर इनको रखे जिससे कि वह बढ़िया रहेगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। डी को कहां पर रखना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं, डी को कुल मिलाकर के यहाँ पर रखना चाहिए, जिससे कि इसका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इसके लिए आपको इसके डी के निर्देशांक है 1 और आपके 5 इसके निर्देशांक है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर डी का निर्देशांक है 1 और 5 है, क्योंकि बी और सी के बीच की दूरी क्या आएगा, मेरा 5 है, और ए और डी के बीच की दूरी क्या है, √5 ही है। तो हमारे क्या इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए और डी का सूत्र बीच की दूरी भी निकाल के मैंने दिखा दिया है, ठीक है। और बी और डी का तो, बी और सी का तो ऊपर हमने अभी निकाला है, ये बीच की दूरी, ठीक है, तो मैंने निकाल दिया। और देखो, और एक और चीज मैंने लिख दिया, समांतर चतुर्भुज के आमने सम्मुख भुजाएं और बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला जो हमने बिंदु चुना है वह आपका सही है। तो इस प्रकार से आपको इस वाले क्वेश्चन को करना था। सारे सारे पॉइंट्स अच्छा करता हूँ, आशा करता हूँ स्टूडेंट को बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी है तो फटाफट से बता देना। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, जो हमारा बच गया था, जिसको मैंने बोला था लास्ट में समझाऊंगा, तो इसको करने की बारी है। हमारे टोटल इस क्वेश्चन पेपर के ना 28 क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 28 क्वेश्चन थे बस, सॉरी 38 क्वेश्चन थे बस। 38 के 38 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 38 तक थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है, जो हमने छोड़ दिया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस क्लास को फिनिश करेंगे। देखो देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है, 34 है, ए डी और पी एम, ठीक है, ए डी और पी एम क्या हमारे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के मध्यिका है, ठीक है। तो हमारे को जहां पर हमारा ए बी सी और पी क्यू आर क्या मेरा सर्वांगसम है, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है हमारे को, ए बी और पी क्यू और ए डी पी एम हमारा क्या आएगा, बराबर है। चलो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, पहले तो फिगर बनाना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर फिगर आप बनाने में सक्सेसफुल हो जाते तो आपको फिगर के इसी को सिर्फ 1 नंबर आपके एग्जाम के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें आपका ए डी क्या था, मध्य का है, और पी क्यू आर में आपका मध्य का क्या, पी एम मध्य का है, ठीक है। दिया गया कि ए डी और पी एम क्या है, कम से कम ए बी सी और पी क्यू आर का मध्य का है।
हमारे को और दिया गया है कि एबीसी और पीक्यूआर क्या है, सर्वांग सम है, मतलब कि इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या है, सारे सारे बराबर है, मतलब कि ठीक है। अभी आगे समझाता हूँ। सिद्ध करना है हमारे को ए बी और पी क्यू, ए बी और आपका ये वाला पी क्यू, ठीक है। इसकी दोनों का अनुपात बराबर है, आपका आएगा एडी, एडी ये रहा एडी और पी क्यू पी एम के बराबर है अनुपात, हमारे को ये सिद्ध करके दिखाना है। तो चलो करते हैं कि देखो, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज, क्योंकि हमारा एबीसी और पीक्यूआर हमारा क्या आएगा, सर्वांग है, तो इसके सभी के सभी भुजाओं का अनुपात, इसके सभी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी का, ए बी बटे पी क्यू आर का जो भुजा है उसका अनुपात, बीसी का अनुपात और क्यू आर का अनुपात, और ए सी और पी आर का अनुपात क्या आएगा, वह आपका बराबर है, ठीक है। तो और बी डी बराबर होगा डीसी के, ठीक है, बी डी बराबर होगा डीसी के, क्योंकि ए डी बी डी, अब बी डी क्या आएगा, देखो बी डी बराबर होगा डीसी के, ठीक है। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ए डी क्या आएगा, एबीसी की मध्यिका है। मध्यिका का मतलब क्या होता है, मध्य के अंदर में है, इसलिए इसको क्या करेगा, पूरा का पूरा बराबर में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो पहला चीज ये हो गया। अब इसी तरह देखो पी क्यू एम बराबर होगा एम आर के, क्योंकि पी एम क्या है आपका, पी क्यू आर में मध्यिका है, ये देखो पी एम क्या मध्यिका है, इसलिए क्यू एम, ठीक है, इसलिए क्यू एम बराबर होगा एम आर के, ठीक है। हमने ये भी बराबर कर दिया। अगला देखो अब, तो इसीलिए आपका क्या होगा, इसलिए अब देखो बी डी बराबर डीसी बराबर होगा आपका क्यू एम और एम आर के, बी डी बराबर डीसी, मतलब कि इसका मध्य का नीचे वाला जो बेस था वो, इसका भी बेस बराबर होगा, इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एबीसी और पीक्यूआर क्या आपका सर्वांग सम है, इसलिए भुजाओं का अनुपात भी क्या रहेगा, इसका बराबर ही रहेगा, ठीक है। इसका बी डी, ठीक है, बी डी बराबर डीसी बराबर है हमारा इसके क्यू एम और एम आर के बराबर है, ठीक। अगला देखो, अब त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम, अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम आधा त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। ए बी डी, अब हम आधा इतना त्रिभुज ले रहे हैं हम, और पी क्यू एम आधा त्रिभुज ले रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने लिया, अब हम क्या लिखेंगे, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बराबर है, अतः हमारा क्या होगा, ए बी डी और पी क्यू एम ऐसे ऐसे कोसोसिट से क्या होगा, सर्वांग होगा, ठीक है। जब ये सर्वांग क्योंकि सर्वांग है, क्यों है, देखो यहाँ पे मैंने कारण लिख रखा है ए बी, और क्योंकि ए बी और ए बी बराबर है, एक सेकंड रुक जाओ, ए बी क्या है, क्योंकि ए बी पी क्यू है यहाँ पर, ए बी और यहाँ पे पी क्यू, ये पे पी क्यू है, पी क्यू क्योंकि बराबर है, क्योंकि ये क्योंकि ये सर्वांग है, क्योंकि ये बराबर है, हमारे को पहले पता है, क्योंकि त्रिभुज ये जो आपका था त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे एक और चीज नोट कर देना, ए बी सी और पी क्यू आर क्या आएगा, सर्वांग सम है, इसलिए बराबर है। बी डी और क्यू एम क्या हमारा बराबर है, हमने सिद्ध कर दिया पीछे ही, क्यू एम और हमारा एंगल बी और एंगल क्यू इसलिए बराबर है, ठीक है। तो ये सर्वांग सम है, इसलिए हमारा बराबर है, पीछे भी हमने सिद्ध कर रखा है, पीछे भी बता ही दिया। जब जब हमारे ये दोनों त्रिभुज बराबर है, ठीक है, सर्वांग सम है, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है ए बी और हमारा पी क्यू का अनुपात जो होगा आपके बराबर होगा ए डी और पी एम के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, जो जो था मैंने सिद्ध करके दिखा दिया। पहले इसको मैंने बराबर करा तीनों भुजाओं को, फिर मध्य का मैंने दर्शा करके, फिर जाकर के दोनों को नीचे नीचे वाले को बराबर कर दिया मैंने। फिर क्या करा मैंने, इसको बी डी को डी सी को इसके बराबर में कर दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, सर्वांग थे। फिर मैंने करा कि ए बी डी और पी क्यू एम क्या रहेंगे मेरे, इसके दोनों का जो एंगल क्या है मेरे, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। तो अतः मैं लिख सकता हूँ ए बी इसके ए से ए, ठीक है, ऐसे एक कसौटी से आपका बराबर है, ए बी और पी क्यू, ए बी बराबर होगा पी क्यू, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सर्वांग है। बी डी और क्यू एम हो गया बराबर ही है, अब मैंने पीछे सिद्ध कर दिया क्यू, अब बी एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, इसलिए जब हमारे ये दोनों बराबर है, तो इनके संगत भुजाएं भी क्या रहेंगी, बराबर, इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या रहेगा, सर्वांग है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, जैसे कि हमने शुरुआत में सिद्ध नहीं करा था ये वाला। जब ये मेरे दोनों ए बी सी पी क्यू एम बराबर है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर है। तो उसी प्रकार से मेरा जब मेरा ये बराबर है, सर्वांग सम है, तो ये भी मेरा बराबर होगा, तो हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपसे स्टूडेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, ताकि आपने, क्योंकि आपने हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखा, ठीक है। तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपसे स्टूडेंट को मैं लास्ट में 2 काम करने के लिए बोलूंगा, अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन के बटन कौन पे सेट कर लेना, ठीक है। और दूसरा काम करना, लाइक हमारी वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। सभी के सभी ये 4 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके रखना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना बना के देते रहूंगा,
इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और आपको एक चीज और, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, 2 और 3 तीनों को तीनों देख लो जाकर के, अभी तक नहीं देखे हो, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फटाफट से जाकर के देख लो, और ठीक है, फटाफट से जाकर के देख लेना। देख लोगे, आपके 80 में से 80 मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला भी, क्लास शुरुआत में भी बोला है। इसके अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, आपको कर लेते हो ना एक बार प्रैक्टिस, शुरू से लेकर 101 से लेकर के 38 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका मैं बोल देता हूँ, ये 38 क्वेश्चन के अंदर मैंने इतने सारे आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, आपके सामने कोई सा भी नया क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, तो आप दिमाग लगाने के लिए काबिल रहोगे, उसमें से कुछ ना कुछ नंबर आप घींच के लाओगे ही, जिससे कि आपको 80 के आसपास में स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, और जो बच्चा अच्छी तरह से मेरे क्वेश्चंस को जो जो मैंने समझाया है एक बार प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेगा, तो दिमाग में बैठ गया, तो समझ ले कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो वह 80 में से 80 मार्क्स निश्चित है लिख करके मैं देता हूँ। ठीक है, बस क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना पड़ेगा, बस इतना ही। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।